guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे अपने होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में काम आएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टेट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का खास दिन कौन सा है। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये बहुत ही स्पेशल डे होता है। कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है और प्लाज्मा डोनेशन भी किया है ताकि इस जो कोविड-19 है उससे बचा जा सके उनकी एंटीबॉडीज़ के थ्रू। और इस साल इसकी जो स्लोगन रखा गया है वो क्या रखा गया है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड। क्वेश्चन है हमें बताना है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइज़, जिसे हम CACP बुलाते हैं। इसके कंसिडर में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। CACP है, ये फाइनल डिसीजन लेता है किसके रिलेटेड, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसानों को उनकी क्रॉप से रिलेटेड दिया जाता है उससे रिलेटेड। फिर क्या है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है, उसके साथ में अटैच है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा पहला ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, फिर है सेकंड ओनली, फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। CACP सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और स्पेशल बात है, जैसे कि हमें क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, वो हवा में नहीं बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चन भी हम डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी से निकलते हैं और जो हमारा डेफ होता है उससे निकलते हैं। अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो ये कॉमन सी बात है कि आपसे फार्मर के प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड आपकी क्या सोच है, क्या राय है, और आप अगर इस सिचुएशन के अंदर किसी पोस्ट पे हैं तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में ईजिली पूछा जा सकता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है वो आपको सोचनी पड़ेगी और उसे सोचकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगले इसके बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो एक रेट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट है जो फार्मर की क्रॉप है उसे ख़रीद लेती है। ये 1 से 1.5 गुना तक हो सकती है जो फार्मर की कॉस्ट होती है क्रॉप उगाने की, उससे। जो हमारा जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है ये रिकमेंडेशंस देता है। इसके अंदर MSP दी जाती है 22 जो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उनके बारे में, और एक है हमारा जो शुगर केन जिसे स्पेशल दी जाती है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। इसके बारे में जान लेते हैं। जो MSP क्या होता है, ये एक मिनिमम प्राइस होता है जो कि हमारे फार्मर जो क्रॉप उगाते हैं उन्हें गवर्नमेंट एक प्राइस के ऊपर खरीद लेती हैं, और ये इसीलिए इसे सपोर्ट प्राइस बुलाया जाता है। और इसके अंदर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो पे करती हैं, जो क्रॉप है उनको वो प्रोक्योर करती हैं, उससे रिलेटेड मनी पे करती हैं। गवर्नमेंट ने अब 23 जो ऐसी क्रॉप है जिनके ऊपर MSP फिक्स कर दिया है, लेकिन ये लीगली बाउंड नहीं है। अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हमारा MSP दिया जाता है उससे भी कम है तो भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को ये खरीदनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में, जो सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे CAIMS है बुलाया जाता है इन शॉर्ट, इससे रिलेटेड हमें बताना है। ये इस तरह का एक पहला इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का। इसका एम रखा गया है कि जो एक एथलीट है वो उसको अपने आसपास की लोकेशन के इंजरी मैनेजमेंट सपोर्ट बनाई जाए, दी जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसको। यूनियन मिनिस्टर हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स के कौन है, ये हैं किरण रिजिजू जी। आपने इनको देखा भी होगा, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसकी स्ट्रीमलाइन क्या रखी गई है कि जो मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन किया जा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एथलीट्स को, और इसके अंदर स्टैंडर्डाइज किया जाएगा जो अप्रोप्रिएट इंजरी ट्रीटमेंट होती है, प्रोटोकॉल होता है एक एथलीट के लिए पूरी कंट्री के अंदर। मतलब कि एक एथलीट कहीं पर भी हो और उसे कोई भी इंजरी हो तो उसके आसपास में जो भी सपोर्ट अवेलेबल है उसे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, जो सब मिशन है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर मशीन जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर,
जिसे हम SMAM बुलाते हैं, ये एक स्कीम है। ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसके अंदर क्या किया गया है, 100% सब्सिडी प्रोवाइड की गई है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, ताकि वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और मशीनरी खरीद सकें। फिर क्या है, CHC फार्म मशीनरी, एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप की गई है इसी स्कीम के अंदर, ताकि फार्मर का वेलफेयर किया जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ये एक ही ऑप्शन दोबारा दे दिया, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड आएगा। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्होंने लॉन्च की है ये सबमिशन, ताकि एग्रीकल्चर मशीनरी है जो तमाम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, आप क्या बता सकते हैं इसके मिनिस्टर कौन है, अगर बताएं तो इस कमेंट सेक्शन में बताइए। सबमिशन ये मिशन दिया गया है एग्रीकल्चर मैकेनिज्म का, SMAM जिसे नाम दिया गया है, ये 2014-15 के अंदर रिलीज़ किया गया था। रिसेंटली क्या हुआ है, इसके अंदर सब्सिडी है उसे बढ़ा दिया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे, उनको क्या कर दिया है, 100% लिमिट कर दी गई है उनकी। इसके अंदर 1.25 लाख पर बेनिफिशियरी को दिए जाएंगे, और 40 to 50% जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से अलग हैं, अलग स्टेट हैं, उन सभी को 40 to 50% सब्सिडी दी जाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने डेवलप किया है मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप। इसके अंदर मतलब कि अलग अलग भाषाओं के अंदर आप जानकारी ले सकते हैं। और जो CHC है उसकी फुल फॉर्म क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर है ये, फार्मर मशीनरी से रिलेटेड। और इसके अंदर जो फार्मर्स हैं उनको किससे कनेक्ट किया जाएगा, कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से, जो कि उनके आसपास में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के रिस्पेक्ट में। हमारी पहली स्टेटमेंट है, ये रेफ़र करता है कोई भी जियोफिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक जियोफिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है जो सर्व करता है, एक साथ काम करता है, और जो डिलीवरी है इंटरनेट कंटेंट की वो फास्ट कर देता है। इसका एम है कि वो हेल्प प्रोवाइड करवाए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वेबसाइट का किसी भी ट्रैफिकिंग स्पाइक या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज DDoS अटैक से। और ये ऑफ़र करता है इजी वे टू इंक्रीज़ जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है, और लो कर देता है जो लो लेटेंसी होती है, जो हमारी जो कंटेंट प्रोवाइड होता है उसके अंदर देरी नहीं होने देती, इसके लिए भी काम करती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बतानी है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये भी सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में जान लेते हैं। आई होप आपने लाइफ में कभी ना कभी नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेज़ोन इनको यूज़ किया होगा, ये इसी से रिलेटेड है। हम जो से जिसके अंदर कोई भी सीरीज़ है वो देखने के लिए, जैसे कि रिसेंटली तांडव सीरीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाहुल्ला हुआ था, वो उनको देखने के लिए या फिर किसी मूवी को देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो जान लेते हैं इसके बारे में, ये इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसके बारे में। ये एसेंशियल है कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, फास्ट किया जाएगा, एफिशिएंट बनाया जाएगा और सिक्योर डिलीवरी की जाएगी कंटेंट की यूज़र्स तक पूरे दुनिया के अंदर। ये प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेज़ोन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। ये लार्ज क्वांटिटी डाटा है वो एक साथ ग्लोबल लाइब्रेरीज़ के अंदर रखते हैं। मतलब कि एक हम जैसे इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया में पर्टिकुलरली किसी स्टेट के अंदर रहते हैं, तो उस स्टेट के आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है जो वहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या फिर मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ और मेरे आसपास में कोई और व्यक्ति है वो भी कोई सीरीज़ देख रहा है, तो उनकी रिकमेंडेशंस की जाती हैं एक दूसरे को। यही होता है कि हमारे आसपास में जो कंटेंट है वो कंज्यूम किया जाता है, उसी को हमें दिखाया जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ये कंटेंट है, ये इंटरनेट है, और इसके थ्रू ये CDN सिस्टम है इनका, ये लोगों को अपनी सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, किससे रिस्पेक्ट में, गागल फ्रूट है इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है। ये एक मोटी स्किन का साइट्रस फ्रूट है जो कि इंडिजिनियसली पाया जाता है इंडिया के अंदर, और इसकी कॉमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है स्टेट के अंदर
कर्नाटका के अंदर, जहाँ पे कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या दोनों से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। ये इंडिया के अंदर तो पाया जाता है, ये एक वैरायटी होती है नींबू जैसी। चलिए देख लेते हैं इसको। ये कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये रेयरली कल्टीवेटेड किया जाता है, मतलब कि इसका कल्टीवेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और इसे वाइल्ड से, जो हमारे जंगल होते हैं मेनली, वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। और इसका ये मोर कॉमनली कहाँ पाया जाता है, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फुट हिल्स हैं, जैसे कि हमारा हिमालयाज़ हैं, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है, वहाँ पे इसका ये पाया जाता है। और गागल है, ये हाई यील्ड है, इसके अंदर हाई यील्ड है, और ये टॉलरेंट है जो साइट्रस कैंकर होता है उससे। और ये हर तरह की जो टेम्परेचर को अडोप्ट कर लेता है, जैसे कि ये सर्वाइव कर सकता है समर के अंदर। गर्मी अगर 40 डिग्री तक पहुंच जाती है तो ये उसके अंदर भी जीवित रह जाता है। और अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर सर्दियों में चली जाती है तो ये उसे भी बियर कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रेजोल्यूशन 75/260। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है। ये रिसेंटली देखने को मिला है न्यूज़ के अंदर। ये किससे रिलेटेड है, इसके अंदर थ्रेट है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को टेररिस्ट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग ये एक्ट है। या फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है जो डिक्लेरेशन है, कमिटमेंट जो हमारी है, जो हमने रखी हुई है HIV एड्स से रिलेटेड। या फिर ये प्रिवेंशन और पनिशमेंट करता है जो क्राइम जेनोसाइड से रिलेटेड है उनसे। या फिर ई वेस्ट की मैनेजमेंट होती है जो कोविड-19 की, उससे रिलेटेड है ये। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये HIV एड्स का टारगेट रखा है हमने, उससे रिलेटेड है। देख लेते हैं। ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली एड्रेस किया है जो 75th सेशन था हमारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA का, उसके अंदर प्रिवेंशन करने का HIV एड्स से रिलेटेड। इस रेजोल्यूशन को 75/260 नाम दिया गया है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके जो डिक्लेरेशन किया गया है, जिसकी हमने कमिटमेंट की है कि हम HIV एड्स को पॉलिटिकली डिक्लेयर करेंगे। एडुलम ड्रग ये अल्टर कर देती हैं किसके कोर्स को, कौन से डिजीज़ के कोर्स को, हमें ये बताना है। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है इस वजह से। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑटिज़म, फिर है अल्जाइमर, फिर है प्रोगेरिया, या फिर एपिलेप्सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये अल्जाइमर, जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ये व्यक्ति का ब्रेन है, या और फिर ये है जिसके जो कि अल्जाइमर डिजीज़ से ग्रसित है, उसका माइंड है, उसका ब्रेन है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ये यहाँ पे कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आप, ये अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में। मोनोक्लोनल ये एक एंटीबॉडी है जो कि डिज़ाइन की गई है रिड्यूस करने के लिए जो हमारे माइंड के अंदर एमिलियोड होता है, एमिलियोड बीटा होता है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि प्लेक्स को क्रिएट करता है ब्रेन के अंदर, और इसका एम रखा गया है ताकि अल्टर किया जा सके जो हमारा डिजीज़ है जो माइंड के अंदर कॉमनली पाया जाता है, उसको उसकी प्रोसेस को स्लो करने के लिए ये एक नोवेल ड्रग है, ताकि हम डिज़ाइन किया कर सकें, हम जो ब्रेन के अंदर इस बीमारी की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको स्लो कर सकें, अल्जाइमर बीमारी की। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ जो कुछ टाइम के लिए इसे स्लो कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमने किसके रिस्पेक्ट में, जो फूड बॉर्न डिजीज़ होते हैं, जो खाने की वजह से डिजीज़ होते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो कि किसकी वजह से होता है, फूड बॉर्न इलनेस है ये, जिसे हम साल्मोनेलोसिस भी बुलाते हैं। नोरोवायरस है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, जो हमारे शरीर में डायरिया हो जाता है और जो उल्टियाँ होती हैं उसकी इलनेस की वजह से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फूड बॉर्न डिजीज़ किसकी वजह से होते हैं, कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि कच्चा है या फिर अच्छे से पका नहीं है, जैसे कि मीट होता है, एग्स होते हैं, या फिर जो फ्रेश प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम दूध वगैरह लेते हैं डेयरी से, वो कंटेमिनेटेड होते हैं कुछ वायरसेस की वजह से, कुछ बैक्टीरिया की वजह से। उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नोरो वायरस है, कैम्पेलियोबैक्टर है, नॉन टाइफॉइड सैल्मोनेला है, या फिर पैथोजेनिक ई कोली है। फिर क्या है, डायरिया डिजीज़ है,
वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश, हमारी दुनिया के अंदर डायरिया डिजीज़ की वजह से जो हमारी दुनिया के अंदर बर्डन है वो आधे से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से 550 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इलनेस का शिकार हो जाते हैं, जो बीमार पड़ जाते हैं, और 2,30,000 लोगों की डेथ हो जाती है हर साल। WHO है उसके अकॉर्डिंग अफ्रीकन और जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो इसका हाईएस्ट बर्डन फेस कर रहे हैं। तो खाना पका के खाना चाहिए, ऐसा मत खाना वरना कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना है ई विज़न मिशन है, उसके रिगार्डिंग में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और इसके अंदर स्टडी की जाएगी एटमॉस्फेयर की और एनालाइज किया जाएगा जो सरफेस कंपोजिशन कैसा है वीनस का। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिसे इन शॉर्ट हम ESA बुलाते हैं, इसने अनाउंस किया है एक नया मिशन जिसका नाम रखा गया है ई विज़न मिशन। कौन से ग्रह के लिए, वीनस के लिए। ESA इस मिशन को लीड करने वाली है और इसके अंदर कौन सी एजेंसी है जो कंट्रीब्यूट करेगी, वो है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको लॉन्च किया जाएगा, नियरली आइडिया लगाया गया है कि 2030 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बार लॉन्च होने के बाद में ये लॉन्च किया जाएगा एरिन 6 रॉकेट के साथ में, और एक बार लॉन्च होने के बाद में इसके 15 मंथ, मतलब कि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगेगा वीनस तक पहुंचने में, और फिर 16 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगेगा अचीव करने में जो ऑर्बिट है, जो वीनस का ऑर्बिट है उसके अंदर सर्कुलेशन करने में। फिर क्या है, ये मिशन है, इसके अंदर कैरी किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट को जिनके थ्रू हम स्टडी कर पाएंगे प्लानट के एटमॉस्फेयर को, उसकी सरफेस को, और मॉनिटर और ट्रेस कर पाएंगे वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, और एनालाइज कर पाएंगे जो सरफेस कंपोजिशन कैसा है वीनस का। एन विज़न है, ये एक जो ESA का पहला मिशन था जिसे वीनस एक्सप्रेस कहा गया था 2005 से 2014 तक। ये उसके बाद में लाया जाने वाला मिशन है, इसको फॉलो करने वाला है। इसके अंदर क्या किया गया था, एटमॉस्फेरिक रिसर्च की गई थी जिसके अंदर पॉइंटेड किया गया था कि जो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है वो कहाँ पे है, प्लेनेट के सरफेस के ऊपर। इसको आप देख सकते हैं, ये ESA के द्वारा भेजे गए मिशंस हैं, इनको आप पढ़ लेना। वैसे कुछ खास वैसे तो है नहीं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आइडिया हो जाएगा आपको, तो देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसके रेफरेंस में हमें बताना है, टर्मरिक के रेफरेंस में हमें बताना है कुरकुमा लोंगा, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, जो टर्मरिक स्पाइस है इसका कलर है वो मेनली किससे मिलता है, जो कुरक्यूमिन होती है, ये एक ब्राइट येलो फेनोलिक कंपाउंड होता है जो रिसेंटली न्यूज़ में है कि इसकी वजह से हम फाइट कर पाएंगे कैंसर से। और ये इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक के अंदर। और कंदमाल हल्दी और इरोड टर्मरिक, इन दोनों को GI टैग भी मिल चुका है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा D, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। वुमेन है वो उड़ीसा के अंदर जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं, इससे रिलेटेड किसे, जो टर्मरिक है इससे रिलेटेड। और जो टर्मरिक है वो लक्ष्मीपुर ब्लॉक है जिसके अंदर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे ये कुरक्यूमिन है, वो वहाँ की जो हल्दी है वो कुरक्यूमिन, उसके अंदर कितना कुरक्यूमिन की मात्रा है 5.5% से लेकर 6.6% तक है। फिर देख लेते हैं, इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर, फिर तमिलनाडु के अंदर, फिर गुजरात के अंदर, फिर उड़ीसा के अंदर इसका प्रोड्यूस किया जाता है, ये उगाई जाती हैं। और कंदमाल हल्दी ये एक वैरायटी है टर्मरिक की जो कि साउथ सदर्न उड़ीसा के अंदर उगाई जाती हैं। और GI टैग्स हैं वो स्पेशल जो ओरिजिन होता है, स्पेशल जो उसका टेस्ट होता है उस प्लेस की वजह से, उसकी वजह से हमें दिया जाता है। तो कोई भी स्पेशलिटी होती है किसी भी प्लेस की,
अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिसके अंदर जीआई टैग्स दिए गए हैं, तो आपको उन सभी जीआई टैग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और मोस्टली जो आपसे रिलेटेड है उसके बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जान लेते हैं, ईरोड टर्मरिक है, ये ईरोड डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है उसके अंदर उगाई जाती है, और इन दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ है। फिर हमारा फाइनल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, ये किससे रिलेटेड है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं भी देखते हैं आप कितना याद करते हैं। और अपनी पढ़ाई का ध्यान बिल्कुल अच्छे से देना है, ये लॉकडाउन का टाइम है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब भी ये सब कुछ ठीक होगा उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से करिए। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.